मिलेनियम बग, इसे Y2K यानी ईयर 2000 इशू भी कहते हैं। अब ये बग हमारे आज के इस वीडियो के लिए और बैंगलोर के लिए मैटर इसलिए करता है क्योंकि इस बग के साथ और दो चीजें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिनकी वजह से आज बैंगलोर कर्नाटका की इकोनॉमी में अकेले 43% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और आपको बता दूं कि आज बैंगलोर पूरे कर्नाटका का 95% से ज्यादा और इंडिया का 35% से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में शेयर रखता है। और साथ ही हम बात करेंगे एक शख्स के बारे में जिन्होंने एक सपना देखा था बैंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली बनाने का, जिसके लिए उन्होंने अकेले फाइट की और ये फाइट उन्हें बखूबी जीती भी। 2022 के पहले 3 महीनों में जितनी भी फंडिंग आई है उसमें से 50% से ज्यादा फंडिंग अकेले बैंगलोर के स्टार्टअप्स को मिली है। तो बैंगलोर जो भी बना है उसका क्रेडिट इन 3 चीजों को जाता है, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है जार, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे Y2K बग से कि आखिर ये बग क्या था और बैंगलोर को इसका फायदा कैसे मिला। तो बात ऐसे कि 1993 में कंप्यूटर वर्ल्ड नाम के एक मैगजीन ने अपने एक आर्टिकल डूम्सडे 2000 में इस Y2K बग का जिक्र किया। ये बग कंप्यूटर के डेट से रिलेटेड था। बात ये थी कि उस समय के सारे कंप्यूटर्स 1960s के लिखे हुए कोड्स पर ऑपरेट करते थे और उस समय स्टोरेज काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। 1 KB डिस्क स्पेस, जो कि अब नहीं के बराबर प्राइस में मिल जाता है, उसकी कॉस्ट अब 7,500 रुपीज से ज्यादा थी। तो उस टाइम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने कुछ जुगाड़ किए इस स्टोरेज को बचाने के लिए। तो उन्होंने 4 डिजिट के जो ईयर्स होते हैं उन्हें 2 डिजिट में लिखना शुरू किया, जैसे कि 1967 को 67, 1985 को 85, इस तरह। तो इशू ये था कि जब साल 2000 आएगा तो कंप्यूटर्स उसे लास्ट के 2 डिजिट्स में ही स्टोर करेंगे, मतलब कि 00। तो सवाल ये था कि कंप्यूटर्स इसे एग्जैक्टली कैसे रीड करेंगे। वो इसे 2000 ही रीड करेंगे या फिर अगर उन्होंने गलती से 1900 या 1800 रीड किया तो। अब ये सवाल बड़ा इसलिए था कि बैंक्स जहां पर इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन डेट्स के बेसिस पर करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स जहां पर टिकट्स डेट के बेसिस पर दी जाती है, और कई सारी इंडस्ट्री से जो क्रैश हो सकती थी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है प्रसाद, 2 डिजिट्स को 4 डिजिट्स कर दो, बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो कोड्स लिखे गए थे 1960s में लिखे गए थे और इसके लिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट इज COBOL का इस्तेमाल किया गया था। और अब 1990s आते आते ये लैंग्वेज थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उन्हें लैंग्वेज नहीं आती थी क्योंकि आउटडेटेड हो चुके थे। लेकिन यहीं पर बैंगलोर पिक्चर में आता है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो यूएस से करीब करीब पहले कहा जाता था कि 20-30 साल पीछे है और अब कहा जाता है कि 5-6 साल पीछे है। लेकिन बात तो सही है, पीछे तो जरूर है, लेकिन इसका फायदा भी बैंगलोर को बहुत हुआ ये कि 1990s में जब COBOL वहां पे आउटडेटेड हो गई थी, लेकिन इंडिया में और पर्टिकुलरली बैंगलोर में वो काफी प्रचलित थी। कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लैंग्वेज सीख रहे थे। तो बैंगलोर की जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उन्हें पता था कि बाहर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, यहाँ पर चीप मैन पावर भी है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी है, COBOL को सीखने वाले इंजीनियर्स भी हैं, तो हम आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। और वही इसे बैंगलोर को IT हब बनने के लिए एक बूस्ट मिला। ये एक्सपोर्ट इतना ज्यादा था कि जहां पहले इंडिया का IT सेक्टर उसकी GDP का सिर्फ 1.2% कंट्रीब्यूट करता था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये फिगर 7.7% पर चली गई। अब आप कहेंगे बैंगलोर ही क्यों? उस टाइम बैंगलोर के अलावा और भी कई सारी मेट्रो सिटीज थी, तो वो क्यों IT सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाई? तो उसके लिए हमें 1953 में जाना पड़ेगा, जब बैंगलोर को बैंगलोर बनाने की कहानी की शुरुआत हुई। क्योंकि ये वो साल था जब इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स दैट इज HMT को बैंगलोर में एस्टेब्लिश किया था। अब आप कहेंगे कि इस एक कंपनी से जिसका नाम IT इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी नहीं लगता है, उसका इस चीज से क्या लेना देना? तो सुनिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स वहां जाने के बाद बैंगलोर में बहुत जल्दी हेवी इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी। और हेवी इंडस्ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को यूज करती है। हेवी इंडस्ट्रीज के बाद DRDO ने भी अपनी लैब्स यहाँ पर सेटअप की, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 1959 में सेटअप किया गया। तो हेवी इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हो या फिर इंडियन मिलिट्री की एविएशन टेक्नोलॉजी, सभी को जरूरत थी इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज की, जिसे पूरा करने के लिए बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेक्टर में काफी डेवलपमेंट होने लगी। अब आप इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद हेवी इंडस्ट्रीज पर सप्लाइंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का प्रेशर बढ़ने लगा और यहाँ पर जरूरत थी हेवी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने की, जिसके लिए इनोवेशन के साथ साथ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज में भी डेवलपमेंट होने की जरूरत थी। तो बैंगलोर ऑलरेडी साइंस के फील्ड में काफी आगे था। उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, जो कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस में से एक है। 1909 में सर जमशेदजी टाटा के इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को खड़ा किया गया। टाटाज और बिरलास की अननोन स्टोरीज और कैसे उन्होंने इंडिया को बिल्ड करने में मदद की, इसे हमने हमारी रिसेंट डॉक्यूमेंट्री द मैन हू बिल्ट इंडिया में कवर किया है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूले।
जैसे कि हमें पता है कि बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली बन गया है और स्टार्टअप कैपिटल भी। यहाँ के आईटी कंपनीज कई सारी बिजनेसेस और बाहर कंट्रीज की कंपनीज को आईटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, और वही यहाँ के कई सारे स्टार्टअप्स हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी हो, शॉपिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, एक्सेट्रा। और इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडियंस के साथ है, वो है सेविंग का, कि महीने की शुरुआत में हमें सैलरी तो आ जाती है, लेकिन महीना खत्म होते होते हमारे पास कुछ नहीं बचता, और फिर हम सेविंग करने में हर महीने फेल हो जाते हैं और रिग्रेट भी करते हैं। लेकिन पहले इंडिया में एक सेविंग कल्चर था, हम एक गुल्लक रखते थे घर में जिसमें हम पैसे डाल के पैसे सेव करते थे। लेकिन जनरेशन चेंज के साथ साथ अब ये गुल्लक भी चले गए और आज की नई जनरेशन सेविंग करने से काफी स्ट्रगल कर रही है। तो इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जार ऐप, जो आपको खर्चा करते करते सेव करने में मदद करता है। बेसिकली जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो उसे जार ऐप रिकॉर्ड करता है और राउंड ऑफ करता है नियरेस्ट 10 से, और स्पेयर चेंज को आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेस ऑटो सेव फीचर की मदद से ऑटोमेटिक होती है, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 97 रुपीज की ऑर्डर स्विगी ऐप पर प्लेस करते हैं तो बचे हुए 3 रुपए जार ऐप की मदद से ऑटोमेटिकली डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किए जाएंगे। साथ ही जार ऐप के पास ये अमेजिंग फीचर है डेली सेविंग्स का, जहां पर आप सेट अमाउंट जार ऐप की मदद से डेली सेव कर सकते हैं और जार ऐप उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके गोल्ड में सेव करेगा। साथ ही आप यहाँ पर गोल्ड को लमसम में भी बाय कर सकते हैं। और जहां तक विड्रॉल की बात है तो इस सेविंग को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आपके डोर स्टेप पर आपको ये फिजिकल डिलीवरी मिल जाएगी, अगर आपके पास उस डिजिटल गोल्ड में आधा ग्राम गोल्ड है तो अपनी सेविंग हैबिट को शुरू करने के लिए तुरंत जार ऐप इंस्टॉल कीजिए और फिनोशन कोड इस्तेमाल कीजिए, जिस पर पहले ट्रांजैक्शन में आपको 5% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा। लेकिन बैंगलोर को बैंगलोर बनाने के लिए सिर्फ ये चीज काफी नहीं थी। तभी एक पर्सन थे जिन्होंने सपना देखा था बैंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली बनाने का, और उनका नाम था रामकृष्ण बलिगा, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के रडार डिवीजन के डिप्यूटी जनरल मैनेजर थे। लेकिन इस सफर में वो अकेले चल रहे थे, तभी उन्हें जरूरत थी सपोर्ट की। जैसे वो ड्रीम 11 के एड में कहते हैं ना कि जब ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता, और वैसा ही रामकृष्ण बलिगा के साथ भी हुआ। उस टाइम के कर्नाटका के सीएम डी देवराज उर्स ने उनके विजन को समझा और उन्हें सपोर्ट भी किया, और 1976 में उन्हें कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया। और उसके 2 साल बाद 1978 में रामकृष्ण बलिगा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप करने का प्लान बनाया, और उसके लिए उन्होंने अनेकल तालुक में 332 एकड़ की लैंड परचेज की, जो कि इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक या फिर आईटी इंडस्ट्रियल पार्क बना। और उसके बाद 1980s में इस पार्क में कंपनीज आना शुरू हुई। कई सारे लोगों को लगता है कि बैंगलोर इन्फोसिस की वजह से बना है, लेकिन इन्फोसिस हालांकि बहुत लेट आया था। 1983 में जब इन्फोसिस ने अपना हेड ऑफिस पुणे से बैंगलोर शिफ्ट किया, तब इन्फोसिस एक बहुत छोटी कंपनी थी। हालांकि इन्फोसिस ने भी बैंगलोर के आईटी डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बैंगलोर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान तब मिली जब 1985 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में बैंगलोर में अपना सेटअप किया। हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में नहीं बल्कि मिलर्स रोड पर अपना सेटअप किया था। इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट को भी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और फिर उन्होंने 1984 में कंप्यूटर पॉलिसी, 1985 में इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी और 1986 में सॉफ्टवेयर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ताकि आईटी सेक्टर को और ग्रोथ मिले। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जब Y2K आया तो बैंगलोर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार था, जब बाकी कोई भी मेट्रो सिटीज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो इन सारे एफर्ट्स के चलते बेंगलुरु इंडिया का सिलिकॉन वैली तो बना, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट हुआ, और वो था वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर गौरव गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2010 से 2020 के बीच बेंगलुरु से 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, जिससे बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत प्रेशर आ गया है। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो प्लान सिटी के लिए 10 या 15 साल पहले बनाया गया था वो अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। इसका मतलब बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंगलोर से कम 10 साल पीछे चल रहा है। अगर आप बैंगलोर में फिलहाल होंगे तो आप इस चीज को आसानी से रिलेट कर पाओगे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी आज बैंगलोर सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बैक ऑफिस और R&D हॉटस्पॉट बन चुका है। रामकृष्ण बलिगा, जिन्हें आज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आज 120 से ज्यादा कंपनीज घर बना चुकी हैं, जिसमें इन्फोसिस, TCS और 3M जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। और आज ये टोटल एरिया 800 एकड़ से भी ज्यादा फैला हुआ है। पूरे बेंगलुरु की बात करें तो आज 67,000 कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि बेंगलुरु में 1,55,000 R&D टैलेंट है, जो कि उसके सेकंड नंबर के कंपटीटर पुणे से 4 गुना ज्यादा है। 2021 के स्टार्टअप फंडिंग के मामले में बेंगलुरु ने टोटल 1.39 लाख करोड़ रुपीस रेज किए हैं, जो कि बीजिंग और शंघाई से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में जितने भी स्टार्टअप फंडिंग आई है उसके 50% से ज्यादा फंडिंग बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने रेज की है। हमारा ये मानना है कि इंडिया में बैंगलोर आज सबसे बड़ा आईटी हब तो जरूर बना है, लेकिन ग्लोबल सिटीज से अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है।
और इस सफर में उनका साथ देने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये प्रॉब्लम बेंगलुरु कैसे सॉल्व कर सकती है, नीचे कमेंट करके सुझाव जरूर बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेंगलुरु की सिलिकॉन वैली बनने की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाते जाते अपनी सेविंग हैबिट जरूर शुरू कीजिए जार ऐप की मदद से।